Assalamu alaikum students, my name is Aisha Kosar and I am lecturer at Federal Science College. Students, today we are going to start a new exercise 7.5. Before starting exercise 7.5, we have to discuss the two types of angle. One is angle of elevation and second is angle of depression. Okay, what is the difference between these two types of angles? जब भी ऑब्जर्वर के लेवल से ऊपर ऑब्जेक्ट हो, लाइक आप कोई ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, उस एंगल को आप एंगल ऑफ एलिवेशन करते हैं। यानी कि अगर आप ऑब्जर्वर को हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखें, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव जो आपका अगर ऑब्जेक्ट हो वहाँ नीचे से कोई चीज़ ऊपर की तरफ देख रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरीके से इसका बिल्कुल अपोजिट होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर ऑब्जर्वर को रखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो, यानी कि आप इस तरह समझ लें कि अगर किसी ने अपने लेवल से नीचे की तरफ देखना हो, ठीक है, लाइक अगर कोई एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है और वहाँ से कुछ नीचे देख रहा है, या कोई अगर ट्री के ऊपर खड़ा है वहाँ से नीचे देख रहा है, तो नीचे की तरफ जब कोई देख रहा है किसी हाइट से, ठीक है, तो वो एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हो गया? अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या गिवन है? फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ 6 फीट मैन कास्ट अ 3.5 फीट शेडो। तो आपने क्या करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। आपसे क्या कह रहे हैं कि अगर हम इसको फिगर बना के लिखते हैं सन, ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एक 6 फीट मैन है, ठीक है, उसको हम वर्टिकल बनाएंगे और उसका शेडो कहाँ होगा? शेडो कहाँ बनता है? ज़मीन पे, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे। 6 फीट मैन कास्ट 3.5 फीट शेडो। तो आपने क्या करना है? 3.5 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है लेट सपोज, तो आपने सन से एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेट कर लेते हैं हम कि ये एंगल अल्फ़ा है जो हमने फाइंड आउट करना है। हम इसका नाम दे लेते हैं ट्रायंगल ABC का, ठीक है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर है क्योंकि मैन को हम परपेंडिकुलर एज्यूम कर रहे हैं और आपको पता है कि जो शेडो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनता है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। इस तरीके से हमारे पास ट्रायंगल ABC एक राइट ट्रायंगल हो गई। तो राइट ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। परपेंडिकुलर और बेस का क्या रिलेशन होता है? टेंजेंट थीटा, जहाँ पे आप परपेंडिकुलर और बेस आपको गिवन है। आपने फाइंड आउट क्या करना है? अल्फ़ा, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास क्या है? वी नो दैट कि परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन है दैट इज़ टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टेंजेंट अल्फ़ा, क्योंकि हमने एंगल को अल्फ़ा कंसीडर किया है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 6 फीट और बेस क्या है हमारे पास? 3.5 फीट। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? टेंजेंट यहाँ है, जब ये राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स 6 फीट ओवर 3.5 फीट। इन दोनों को डिवाइड करें, उसका आप टेंजेंट इनवर्स ले लेंगे। अब टेंजेंट इनवर्स कैसे लेंगे मैं आपको भी बताती हूँ। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में देखें, आपको साइन कॉस और टेंजेंट नज़र आते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपने इनके इन्वर्स लेने हैं तो आप क्या प्रेस करेंगे? शिफ्ट प्रेस करके टेंजेंट प्रेस करेंगे तो टेंजेंट इन्वर्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, टेंजेंट इन्वर्स प्रेस करने के बाद यू विल टाइप 1.7143, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके पास आएगी ऑलमोस्ट ये 57.74 डिग्री। क्लियर? और आपने इसका आंसर, वर्ड प्रॉब्लम है तो आपने इसका आंसर वर्डिंग में कंप्लीट लिखना है सारे क्वेश्चंस का। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 57.74 डिग्रीज। क्लियर? क्वेश्चन 2 देखें। अ ट्री कास्ट अ 40 मीटर शेडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 25 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको यहाँ पे गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। शेडो गिवन है और एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। यू आर गिवन के ट्री है
ठीक है। उसकी हाइट आपने फाइंड आउट करनी है, जिसका शेडो है 40 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन सन का 25 डिग्री है। प्रॉब्लम में वर्डिंग से आप बिल्कुल कंसीडर कर लेते हैं कि आपको क्या डेटा गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला सिलेक्ट करते हैं। जैसा कि हमें गिवन था, बेस गिवन है, थीटा गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर और बेस का ही रिलेशन चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस गिवन थे, एंगल फाइंड आउट करना था, यहाँ एंगल और बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ करेंगे टेंजेंट थीटा वाला फार्मूला। टेंजेंट थीटा का फार्मूला लगाया, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, बेस 40 और अल्फ़ा यहाँ पर यानी कि जो थीटा है 25 डिग्री है। अब टेंजेंट यहाँ पे हमें इन्वर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, अल्फ़ा हमें गिवन है। आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर में टेंजेंट प्रेस किया, 25 प्रेस किया, आपके पास जो आंसर आएगा आप यहाँ लिखेंगे और 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। टेंजेंट 25 की वैल्यू आ गई 0.4466, मल्टीप्लाई किया 40 से, हमारे पास आंसर आ गया 18.652 मीटर में, ठीक है। और एट द एंड ज़रूर आपने आंसर को वर्डिंग में लिखना है। तो द हाइट ऑफ ट्री इज़ 18.65 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 20 feet लॉन्ग लैडर इज़ लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज़ 5 feet फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, फाइंड द एक्यूट एंगल या एंगल ऑफ एलिवेशन द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड। व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, मैं आपको फिगर बना के क्लियर कर रही हूँ। आपको बताया गया था कि एक लैडर है जिसकी लेंथ 20 feet है, वो एक वॉल के साथ लगाई गई है और लैडर का जो फुट है वो वॉल से 5 feet दूर है। तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करें जो कि लैडर बना रहा है वॉल के साथ, ठीक है। हमने एंगल फाइंड आउट करना है। पहले हम डेटा बना लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। अगर आप इसको कंसीडर करें वॉल का, देखें हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या एंगल बन रहा है 90 का, और इस तरीके से हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गई, ABC इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, 90 के सामने कौन सी साइड होती है, पर हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू AC, दैट इज इक्वल टू 20 feet, एंड यू आर गिवन बेस दैट इज AB इक्वल टू 5 feet. What you have to find, एंगल अल्फ़ा आपने फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखें रिलेशन क्या है बेस और हाइपोटेनियस का। तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन कौन सा होता है, कॉस थीटा। वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो आप यहाँ पर अल्फ़ा लिखकर कॉस अल्फ़ा, बेस आपके पास क्या है 5 feet, हाइपोटेनियस है 20 feet, अल्फ़ा को यहाँ रख के कॉस इनवर्स लेकर आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ रेक्टेंगल इज़ 25 feet एंड द हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज़ 13 feet, फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल विद द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। एक रेक्टेंगल और उसकी डायगोनल जो कि उसके ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करती है डायगोनल लाइन कहलाती है। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है उसमें आपको बेस और परपेंडिकुलर गिवन है। तो आपको यू नो दैट के जब भी परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हो आप टेंजेंट थीटा यूज़ करते हैं। तो आप टेंजेंट अल्फ़ा यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर और बेस, और इसको खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ रॉकेट इज़ लॉन्च्ड एंड क्लाइम्स एट अ कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री। रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया है और मुसलसल 80 डिग्री के एंगल से ये क्लाइम कर रहा है ऊपर तक, ठीक है। फाइंड द ऑल्टीट्यूड इफ़ रॉकेट आफ्टर इट ट्रेवल्स 5000 मीटर। अगर वो उसी एंगल पे 5000 मीटर तक का डिस्टेंस कवर कर लेता है तो बताएंगे वो कितनी हाइट तक पहुंच चुका है। लेट्स सपोज कि उसका इनिशियल पॉइंट रॉकेट यहाँ से लॉन्च किया गया है पॉइंट A से, ठीक है, 80 डिग्री पे, और इसने मुसलसल 80 डिग्री पे ही जाते हुए ट्रैवल किया है, 5000 मीटर तक का डिस्टेंस अब कवर कर लिया है, तो वो कितनी हाइट पे पहुँचा होगा, यानी कि आपने ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कैसे पता चला, 90 के सामने वाली जो वैल्यू गिवन है वो आपको हाइपोटेनियस गिवन है। तो वो कौन सा रिलेशन होता है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का होता है, परपेंडिकुलर आपके पास है BC, सॉरी ये तो आपने फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू BC, दैट यू हैव टू फाइंड। क्लियर हो गया। साइन 80 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन 80 आप कैलकुलेटर से वैल्यू लेकर 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ BC। फिर आप लिखेंगे रॉकेट इज़ एट द हाइट ऑफ दिस सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आर योर होमवर्क्स, और इसके अलावा जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीट करेंगे। और ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने आपको हिंट दिए हैं ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।